हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बच्चों का भी टीचर सेलेक्टर एकेडमी में स्वागत है। सभी लोग सीटेट के बच्चे हैं, बीपीएससी वाले भी हैं, है ना? बीपीएससी वाले भी हैं। चलिए, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या जानते हैं? हिस्ट्री के बारे में कोई बताएगा? आप बोलिए। अच्छा, आप अच्छा, आप बीच में। हिस्ट्री बोले तो इतिहास। हिस्ट्री को मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है। मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है, अर्थात क्या? सभी विषयों की मां या जननी कहकर पुकारा जाता है। मैं लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, पहले सुन लीजिए क्या है इतिहास। हिस्ट्री जिसे मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? नहीं ना? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, कहीं कहीं कई लोग 25 लाख ईसा पूर्व भी कहते हैं, 25 लाख ईसा पूर्व भी कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहा जाए तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल कहलाता है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास को भूत और भविष्य के बीच जोड़ने का काम कहा जाता है। एक तरह से यह सेतु का काम करता है। इतिहास भूत और भविष्य के बीच एक सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल है या टाइम है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना? कौन कौन? अच्छा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, है ना? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। किन किन लोगों ने बांटा? किन किन लोगों ने बांटा बताएंगे? तो देखिए किन किन लोगों ने बांटा। कहा जाए तो जर्मन इतिहासकार थे। जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफस सेलिरस, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अध्ययन के आधार पर, अध्ययन बोले तो क्या? अध्ययन बोले तो क्या? हाँ, रिसर्च के आधार पर, है ना? या पढ़ने के आधार पर, है ना? तो अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक 100 वर्षों के पश्चात स्कॉटलैंड जान रहे हैं? क्या है स्कॉटलैंड? हाँ, देश है ना? स्कॉटलैंड देश है। तो स्कॉटलैंड निवासी थे जेम्स मिल। स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल के द्वारा, याद रखिएगा, जेम्स मिल के द्वारा। मिल कौन? गेहूं पीसने वाला नहीं, टाइटल था उनका। स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल के द्वारा 1817 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। इस पुस्तक में कालक्रम के आधार पर, कालक्रम बोले तो क्या? टाइमिंग,
समय, गणना, है ना। तो कालक्रम के आधार पर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और, ठीक है। तो फिर बोलिएगा कि सर बात तो वही हो गई, आपने अध्ययन के आधार पर बोला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, नया क्या? सेम चीज तो दोहरा दिए। तो यहां अलग क्या हुआ? तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा वो प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 ईस्वी का जो काल रहा वो मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, है ना, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा वो प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से 1707 का जो काल रहा वो मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 से लेकर के 1947 का जो टाइमिंग रहा आधुनिक भारत कहलाया। तो 2 बार आप लोगों ने इतिहास को बांट दिया। पहला कौन? तो अध्ययन के आधार पर, और दूसरा कालक्रम के आधार पर, है ना। एक तो एक तरह से कहा जाए तो पढ़ाई के आधार पर, है ना, पढ़ाई के आधार पर, और दूसरा टाइमिंग के आधार पर आप लोगों ने इतिहास का बंटवारा कर दिया। आइए तीसरा देखेंगे, लिपि के आधार पर। लिपि बोले तो क्या? क्या? लैंग्वेज, भाषा, है ना। लिपि बोले तो लैंग्वेज, भाषा। तो लिपि के आधार पर इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन जरा बताएंगे? बताएंगे कौन कौन? लिपि के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? चित्रित भाषा, और कोई बोलेगा? और कोई बोलिएगा? हाँ बिल्कुल सही है, एक लिखा गया था उसे पढ़ा नहीं गया, एक लिखित है, और एक, हाँ, जो लिखा गया है और उसे पढ़ा भी गया है। और कोई बोलिए? मौखिक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा, है ना, ठीक है ना, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या? है ना, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर। बोले तो क्या? खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है। कैसे? हाउ? कैसे? खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर। तो कैसे? मान लीजिए यहां भूकंप आ गया, ये सारा दब गया, हम लोग सब भगवान को प्यारे हो गए। कई हजार साल के बाद कोई आया, खुदाई किया, तो देखा होगा एगो आदमी कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, एक आदमी है जो कि पोडियम पर बैठ करके बता रहा है, चश्मा लगाए हुए है, कुछ लोग उधर बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हो सकता है सभा हो रहा होगा, मीटिंग हो रहा होगा, या चलिए मान लिया जा रहा होगा कि क्लास भी हो रहा होगा। लेकिन लिखा हुआ है तो पढ़ लेगा कि अच्छा लिपि के आधार पर ये तो दिस 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 दैट, जो भी चीजें है। अब मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो फिर क्या? बस। तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है। तो यह जानकारी देता कौन है? कितने लोग हिस्ट्री से ऑनर्स हैं? हाथ उठाइए तो।
अब जो होंगे वो भी हाथ नहीं उठाएंगे क्या? कितने लोग केमिस्ट्री से ऑनर्स हैं ये बताइए। कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है वर्ष 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा इसकी खोज की गई और इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से प्राक-ऐतिहासिक काल के बारे में वास्तविक जानकारी मिलती है। इस काल के अंतर्गत 3 काल समाहित होते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। अब आएगा आद्यऐतिहासिक काल, है ना। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं गया है। कौन है भाई पढ़ा नहीं गया है? तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता, गुड, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा क्या? ठीक है, मान लिया आप लोगों के कथनानुसार कि पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन निर्धारित कर रहा है? हाँ, राइट, खुदाई से प्राप्त नहीं, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पर पढ़ा नहीं गया है। तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही उसकी जानकारी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ही मिलती है। इस काल की गणना कहेंगे तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया, है ना। और वैदिक काल का कालक्रम अगर कहा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना गया। तो फिर मन में जाएगा कि सर वेद तो पढ़ा गया है ना। फिर मन में जाएगा कि वेद तो पढ़ा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, परंतु अनेक ऐसी चीजें हैं जो कि वैदिक काल के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है। वैदिक काल के जनक कौन? वेद व्यास। वैदिक काल के जनक कौन? ये कहां से आए, इसी के बारे में कंट्राडिक्शन है। इनके बारे में सर्वाधिक लिखने का काम मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। मैक्स मूलर ने ही यह बतलाया, क्या वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम बदलकर संस्कृत में मोक्ष मूलर रख लिया, और सर्वाधिक लिखने का काम मैक्स मूलर के द्वारा ही किया गया। और उन्होंने यह बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। फिर पंडित गंगानाथ झा, उन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत प्रदेश के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने यूरेशिया प्रांत बता दिया। भिन्न भिन्न इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। वास्तविक मत की अगर बात करेंगे तो मैक्स मूलर का मत माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे जो चरागाह की खोज में सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए, है ना। अब सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए, इसलिए उन क्षेत्रों का नाम आर्यन सभ्यता कहलाया। चूंकि आर्यों के द्वारा उसका विकास किया गया, इसलिए उसे आर्य सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। तो आर्यों के बारे में ही कंट्राडिक्शन है। तो अनेक ऐसी चीजें जो है वास्तविक मूल तथ्य के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से इस काल की वास्तविक जानकारी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व दर्शाई गई है। तो लिपि के आधार पर आप लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से इतिहास की वास्तविक जानकारी मिलती है। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं गया है। इसके अंतर्गत 2 काल आते हैं। कौन कौन? तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 और वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना गया। अब लिपि के आधार पर एक तीसरा काल जो है कौन सा होगा? ऐतिहासिक काल, है ना? एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसे पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मूल रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल रहा, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल रहा वो कौन सा काल कहलाता है? बोला जाए ऐतिहासिक काल कहा जाए। मूल रूप से 6ठी शताब्दी को किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक काल, बौद्ध काल कहकर पुकारा जाता है। ऐतिहासिक काल तो आपने कहा ही कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल रहा यह पूरा काल ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ऐतिहासिक काल किस संदर्भ में? कि लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और सही ढंग से पढ़ा भी गया है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल कहकर पुकारा जाता है, बौद्ध काल कहकर पुकारा जाता है, इसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहकर पुकारा जाता है। तो दूसरा नगरीकरण का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कहकर पुकारा जाता है, तो प्रथम नगरीकरण कहां? पार हो रहा है, पीछे पार हो रहा है, पार हो रहा है, नहीं ना? तो पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि पहली नगरीय सभ्यता थी ना, पहली नगरीय सभ्यता थी। और दूसरी नगरीय सभ्यता की बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा ना। तो पहली नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, और दूसरी नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, जिसे महाजनपद काल कहकर पुकारा जाता है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। या तो बौद्ध काल कहा जाता है धार्मिक स्तर पर, जैन काल कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 क्षेत्रों में विकास हुआ था। कौन कौन? धार्मिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय या धर्म की स्थापना की गई थी। कैसे? एक व्यक्ति के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। कुल 24 व्यक्तियों के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। वासुदेव कृष्ण के द्वारा भागवत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मखालीपुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। वहीं शैव धर्म के प्रचार प्रसार की भी जानकारी मिलती है। शिव की पहली बार चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है और शैव धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार महाजनपद काल में। शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय, है ना। तो शैव धर्म की भी चर्चा मिलती है, जिसे 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय की चर्चा मिलती है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण के काल से लेकर के 1947 का जो काल कहलाता है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो यहां से पीछे चलेंगे। पहले हम इतिहास
भूत और भविष्य के बीच सेतु का काम करता है। पहली बार अध्ययन के आधार पर आप लोगों ने इतिहास को बांट दिया, दूसरी बार कालक्रम के आधार पर आप लोगों ने इतिहास को बांट दिया, तीसरी बार लिपि के आधार पर आप लोगों ने इतिहास को बांट दिया, है ना। आइए और एक बार इतिहास को बांटते हैं। प्राचीन भारत, है ना, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 खंड हैं। प्राचीन भारत में कौन राजा था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के कौन राजा थे? बिंबिसार। बिंबिसार कौन? बिंबिसार कौन? हर्यक वंश का राजा। वो तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जान रहे हैं कौन। लेकिन बिंबिसार था कौन? है? कौन था? सैनिक था। था कौन? नहीं पता। देखिए तो बिंबिसार, बिंबिसार सिंपल सा बात है। कौन था? अजातशत्रु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक कौन था? हर्षवर्धन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? प्राचीन भारत में हिंदू राजाओं ने शासन किया था, है ना। मध्यकालीन भारत की बात आएगी तो प्राचीन भारत की बात आएगी तो प्राचीन भारत कब? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी की जो बात रही, प्राचीन भारत का काल कहलाया। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बांटा। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 का जो टाइमिंग रहा, मध्यकालीन भारत का काल रहा। इसमें अरब ऐबे किए, तुर्क ऐबे किए और मुगल भी आए, इसके साथ साथ अफगान भी आए, है ना। पहली बार अफगान वंश की स्थापना जहां बहलोल लोदी के द्वारा की गई, वहीं दूसरी बार अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहा जाए तो पहले अरब आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क आक्रमणकारी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। उससे पहले महमूद गजनवी थे ना। उन्होंने भारत को लूटा और अपने क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार किया इस्लाम का। तो प्राचीन भारत में कौन शासन कर रहे थे? मध्यकालीन भारत में। तो आधुनिक भारत में अंग्रेज कौन? बताइए तो। आप लोगों ने धर्म के आधार पर भी इतिहास का बंटवारा कर दिया। कर दिया ना। हाँ, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? आप ही लोग बांटे हैं क्या? नहीं, धर्म के आधार पर भी इतिहास का बंटवारा कर दिया आप लोगों ने। प्राचीन भारत में हिंदू राजा, सॉरी मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में ब्रिटिश, जो ईसाई धर्म को मानते थे, है ना। तो 4 बार आप लोगों ने इतिहास का वर्गीकरण किया। कौन कौन? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा धर्म के आधार पर आप लोगों ने इतिहास का बंटवारा कर दिया। 4 बार इतिहास का बंटवारा हुआ। पहला अध्ययन के आधार पर, दूसरा कालक्रम के आधार पर, तीसरा लिपि के आधार पर और चौथा धर्म के आधार पर इतिहास का बंटवारा हो गया। अब धर्म, अब आप लोगों के पास यह सवाल जरूर रहेगा, जेन्युइन सवाल है कि ठीक है सर, अध्ययन के आधार पर जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलिरस के द्वारा बांटा गया, कालक्रम के आधार पर स्कॉटलैंड निवासी जो कि इतिहासकार थे जेम्स मिल के द्वारा बांटा गया, और लिपि के आधार पर बहुसंख्यक इतिहासविदों के द्वारा लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया गया। तो धर्म के आधार पर बटा कैसे? अपने आप बट गया। देखने की चीज है, समझने की चीज है, अवलोकन करने की चीज है क्या कि प्राचीन भारत में हिंदू राजा शासन कर रहे थे तो हिंदू धर्म का वर्चस्व रहेगा, मध्यकालीन भारत में
इस्लामिक राजा शासन कर रहे थे तो इस्लाम का वर्चस्व रहेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में तो क्रिश्चियनों का वर्चस्व रहेगा, है ना। इसीलिए देखते होंगे आप लोग, अधिनियम पढ़ेंगे, रवि सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे 1813 का अधिनियम, है ना। 1813 का अधिनियम, सरकार ने यह नियम बनाया धर्म और शिक्षा के आधार पर, धर्म और शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रति वर्ष कितना, 1 लाख रुपए। देखिए तो आप लोग तो जानिए रहे हैं सब चीज। धर्म और शिक्षा के आधार पर प्रत्येक वर्ष खर्च करने की बात 1 लाख रुपए कही गई। तो धर्म कौन सा, शिक्षा कौन सी, और यह प्रचार कौन कर रहा है, जो शासन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी धर्म का तो वर्चस्व रहेगा ना, और क्रिश्चियनिटी धर्म का वर्चस्व रहेगा तो वो लैंग्वेज कौन बोल रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रचार प्रसार होगा। बिल्कुल। और 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी मैकाले की अनुशंसा पर, की ना। सवाल बनता कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में कब लागू की गई, तो 1835 के मैकाले शिक्षा पद्धति के नियम के अनुसार 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में, है ना। आइए फिर से पीछे चलते हैं। हिस्ट्री, जिसे मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है ना। इतिहास को मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है, सभी विषयों की मां। तो आप लोगों ने बताया कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल रहा वो इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के पिता कौन, हेरोडोटस। आएगा, समय आएगा, मैं लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होइए। हेरोडोटस, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, है ना। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। तो इस पुस्तक का आधार था क्या, किस चीज को देख करके इन्होंने, मूल रूप से यह पुस्तक जो है भौगोलिक परिवेश के आधार पर आधारित पुस्तक है। तब बोले सर भूगोल पर आधारित पुस्तक है, आखिर भौगोलिक परिवेश तो क्लाइमेट की तो चर्चा होगी ना, है ना। भौगोलिक परिवेश की बात होगी तो क्लाइमेट की तो चर्चा होगी ना। लेकिन नाम दिया गया क्या, हिस्टोरिका, तो इतिहास से संबंधित, है ना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था ग्रीस और स्पार्टा के बीच। ग्रीस और स्पार्टा के बीच एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ, तो पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। इसी पेलोपोनेशियन युद्ध को आधार बना करके हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें ग्रीस की हार होती है और स्पार्टा की जीत होती है। और इसी को आधार बना करके हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। रोम जान रहे हैं क्या है, यूरोपियन कंट्री है, देश है, रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा। सिसरो दार्शनिक किसको कहते हैं, अंग्रेजी में फिलोसोफर, है ना। रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहकर पुकारा गया है। पूछेगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, सिसरो। रोम के दार्शनिक थे सिसरो, जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहकर पुकारा है। और वास्तविक रूप से प्राचीन भारत इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है, अगर कहा जाए, मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि कैसे जाना जाता है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति तो है ही। थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा हुई कि कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से इतिहास को जाना जाता है।
तो कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करेगा कौन? कौन करेगा? कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करेगा कौन? वैज्ञानिक सब करेगा। सॉरी, है ना। आइए कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में जानेंगे कि इसकी खोज 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन? पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा, है ना, की गई। तो इसका उपयोग करेगा कौन? कौन करेगा? भू सर्वेक्षण विभाग। है ना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? बोला जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? बोला जाए, बोला जाए। 1884। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया था। किसके समय में? बोला जाए, लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कोई बताएगा? (1856 से 1862), 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहा। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, है ना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। पहले सिर्फ भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, है ना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे चल करके 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, किसके दिशा निर्देशन में? जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? बोलिए बोलिए। कर्जन का शासनकाल। बोला जाए, कर्जन का शासनकाल। बोला जाए, है ना। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। लॉर्ड कर्जन ने ही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहकर पुकारा है। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय रेल का सर्वाधिक विकास हुआ था। बिल्कुल, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। तो ठीक है, बंगाल विभाजन तो बोल दिए। बंगाल विभाजन क्यों हुआ? किस पर आधारित, किस लिए, किस चीज को आधार बना करके लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है? दिक्कत हो रहा था ना। चलिए, तो हाँ, उग्रवादी थे कौन? हैं? उग्रवादी कहेंगे? उग्रवादी होते कौन हैं? एक एक करके आप उसको उग्रवादी कहते हैं। उग्रवादी होते कौन हैं?
उनको उग्रवादी कहते हैं। सही बात है, ठीक है, उनका एक अलग संगठन होता है, उनकी एक मांग होती है। उन्होंने जान किसके लिए दी? अरे हमारे लिए, आपके लिए, तो उनको हम उग्रवादी कहेंगे जी। उग्रवादी कभी नहीं कहेंगे। उग्रवादी वे होते हैं जो आपकी हत्या करते हैं और आपके परिवार का अमन और चैन छीन लेते हैं और आपका सब चीज। इन्होंने अपनी जान दी और हमें देश से, हमें गुलामी से आजादी दिलवाई, है ना? तो उन्हें हम कैसे उग्रवादी कहकर पुकार सकते हैं? उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहकर पुकार सकते हैं। और राष्ट्रवाद 1905 में अपने चरम सीमा पर थी। उसी राष्ट्रवाद को तोड़ने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने नहीं बनेगा, बिल्कुल। कर्जन भारत का वायसराय बनने से पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिस्ट्री का प्रोफेसर था। तो जब हिस्ट्री का प्रोफेसर था तो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कर्जन ने एक पुस्तक लिखी, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट बोले तो पूर्व की समस्या। देखिए तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, पूर्व की समस्या। इसी पुस्तक के आधार पर बंगाल का इसी पूर्व की समस्या के पुस्तक के आधार पर, इस पुस्तक को कर्जन के द्वारा लिखा गया, इसी पुस्तक को आधार मान करके लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और 1906 ईस्वी में जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में, ज्यादा हो गया ना, गिचमिच हो गया, दूसरा पेज ले लेता हूं। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ, है ना? बंगाल विभाजन हुआ, कहा जाता है 1906 ईस्वी में जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में, जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया। इसी अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन पार हो रहा है, पार नहीं ना हो रहा है। बस तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, तो इससे और पहले जाएंगे, कहा जाता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और क्या घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया। क्या घोषणा किया गया भाई? कि हम 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर देंगे। तो जैसा ही घोषणा किया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, उसी के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो किस पुस्तक के आधार पर? पूर्व की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट के आधार पर। और यह पुस्तक कर्जन के द्वारा लिखी गई थी, है ना?
कर्जन ने अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहकर संबोधित किया है। और इसी बंगाल विभाजन करने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम फिर से बैक चलेंगे कि कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कर कौन रहा है? तो कौन कर रहा है भाई? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में, है ना? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज कब हुई? तो 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा की गई, है ना? अब भारतीय पुरातत्व विभाग उसका प्रयोग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी खोज की गई, इसकी स्थापना की गई। और 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना की गई, क्योंकि स्थान की खोज कौन करता था? भारतीय पुरातत्व विभाग करता था। और उसका सर्वेक्षण कौन करता था? अब जगह तो खोज लिए, लेकिन जानकारी इकट्ठा कौन करेगा? है ना? जगह तो 1861 में स्थापित संस्था के द्वारा खोज ली गई, लेकिन उसकी जो जांच करेगा कौन करेगा? तो 1905 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करेगा। अब ओवरऑल इतिहास की बात करेंगे तो हम लोग यहां देखेंगे कि चाहे तो अध्ययन के आधार पर हो, चाहे कालक्रम के आधार पर हो, चाहे लिपि के आधार पर हो, या धर्म के आधार पर हो, जो आप लोगों ने इतिहास को बांटा, इसमें अगर कहा जाए तो पाषाणकालीन संस्कृति की बात आती है ना? इसमें पहला जो आएगा पाषाण काल आएगा, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, तीसरा वैदिक सभ्यता आएगा, चौथा दोनों की बात करेंगे, है ना? राजनीतिक स्तर पर 16 महाजनपद की बात करेंगे, जिससे मगध जैसे महाजनपद का निर्माण हुआ, जो सबसे मजबूत महाजनपद था, जिसने अखिल भारतीय समाज का निर्माण किया। और धर्म के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय की चर्चा करेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर, है ना?
सूफी भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, इसमें बहुत सारा चीज पूछा गया है। मेनली बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में 11-12 के टॉपिक में सूफी भक्ति आंदोलन से अधिक सवाल पूछे गए थे, है ना। सब लोग बीपीएससी टीआरई कौन देंगे, टीआरई 3 और 4 देंगे, उसमें कौन क्लास करेगा, 6 to 8 या 9-10? 9-10 कौन कौन देगा? 9-10 सब्जेक्ट क्या रहेगा? सोशल साइंस रहेगा, आपका साइंस रहेगा। अच्छा, तो जीएस पेपर में तो अच्छा सब पीआरटी है। अच्छा, और 11-12 कौन देगा? आप लोग 9-10 दीजिएगा तो 11-12 भी दीजिएगा? नहीं, सिर्फ 9-10। अच्छा, सूफी भक्ति आंदोलन हो जाएगा 10 में। (1857) की क्रांति, 11 में पुनर्जागरण, 12 में राष्ट्रीय आंदोलन, 13 में विविध तथ्य। और कुछ छूट रहा है, बोलेंगे 9-10 वाले? मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रहा है। पुनर्जागरण होगा ही, राष्ट्रीय आंदोलन होगा ही, 1857 की क्रांति होगी ही। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और लेकिन 6 to 8 में नहीं पूछता है। हाँ, 9-10 में पूछेगा। 40 नंबर का हिस्ट्री रहेगा ना, कि 50 नंबर का? 40 का ना। हाँ, तो 40 का अगर हिस्ट्री रहेगा तो उसमें जरूर पूछ देगा। मेरे हिसाब से 6 to 8 में नहीं पूछेगा। हाँ, 8 क्वेश्चन रहता है और वो 8 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, आप टेंशन नहीं। जी 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 जी, नेशनल मूवमेंट से ही रहेगा। बोला जाए गवर्नर जनरल, देखिए और बोला जाए, हम भूल रहे हो तो बोल सकते हैं। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन तो कह दिए हैं, है ना। तो हम लोग जो चलेंगे क्लास में, नहीं मराठा और नहीं आएगा, वो बहुत डिटेल पे। मुझे लगता है कि 11-12 पीजीटी वाले में आएगा, 9-10 में नहीं आएगा। 40 क्वेश्चन में क्या क्या दीजिएगा आप, है ना। तो हम लोग पीछे से चलेंगे, नेशनल मूवमेंट देखेंगे, हम लोग पीछे से चलेंगे, नेशनल मूवमेंट देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, विविध तथ्य देखेंगे, गवर्नर जनरल देखेंगे, 1857 की क्रांति देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे। पीछे से चलेंगे कि जिनका पीआरटी है 6 to 8 वाला है, वो उनका क्लियर हो जाए, 1 to 5 वालों का भी क्लियर हो जाए, 6 to 8 वालों का भी क्लियर हो जाए, और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही वाला हाल रहेगा, है ना। क्या पीछे से करेंगे? हाँ, विविध तथ्य से करेंगे, और विविध तथ्य से करेंगे तो विविध तथ्य में क्या आ जाएगा? सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, नारा की बात करेंगे, उपाधि की बात करेंगे, पुस्तक और उनके लेखक की बात करेंगे, है ना। पुस्तक एवं उनके लेखक की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु लिव इंडिया डाइज, मेरी कहानी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रिजन डायरी लिखा गया। वाई सोशलिज्म मी लिखा गया, मैं समाजवादी क्यों हूं। भगत सिंह के द्वारा वाई आई एम एथिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया।
सर सैयद अहमद खां के द्वारा राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की गई। बीडी सावरकर के द्वारा हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसे हिंदी में विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। प्रेमचंद, जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की 1936 ईस्वी में लखनऊ में, और इन्होंने गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी जैसी पुस्तकों की रचना की। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की। कपाल कुंडला, देवी चौधराइन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने गोरा, विसर्जना, चंडालिका, हंग्री स्टोन, गीतांजलि, जिनके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चित्रांगदा, बांग्ला भाषा में घरे बायरे, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। देवदास, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है ना। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कुछ। हाँ बिल्कुल, पुस्तक से रहेगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट भी रहेगा। स्टेटमेंट, भारत में मेरी रहते हुए यह इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मैं कांग्रेस के पतन में सहायक बन सकूं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, हे राम, महात्मा गांधी, पत्र पत्रिका देखना होगा, है ना, पत्र पत्रिका देखना होगा। पीछे से लेकर के चलेंगे, शुरू से ही लेके चलेंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं? हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। हां, और न केवल 1857 की क्रांति रहेगी, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसको भी मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसे भी मैं डिफाइन कर दूंगा, उसका मैं नोट्स दे दूंगा और यहां मैं बता दूंगा। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन मैंने लिखा ही है ना। पत्र पत्रिका की बात होगी, बंगाल गजट हो, है ना। और आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ा, क्या? इसीलिए तो पूछ रहे थे कि बताइए बताइए। 1760 में सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1946 में बहरामपुर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के नेता द्विज नारायण सरकार और केंद्र सरकार, और बहरामपुर विद्रोह के नेता भोगेश्वरी देवी, असम। तो इन विद्रोहों की भी चर्चा चलेगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को, लास्ट वाला टॉपिक जो है, उपाधि है, पुस्तक है, उसको देख करके आइएगा। ठीक है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी और कौन कौन उपाधि है, ये सारा चीज लिखेंगे। ये सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया है, फिर से लिखवाना होगा। आप लोगों को चार्ट मिल जाएगा, मैं ना कल दे दूंगा फोटोकॉपी, वो सिलेबस का, वो चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और बोलिए, और कुछ बोल सकते हैं, और बोलिए। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेते आइएगा। हाँ हाँ लेते आइएगा। 9-10 वाला भी हो जिनके पास, वो लेते आएंगे। 9-10 वाला भी किताब, क्वेश्चन जिसके पास हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, वो लेते आएंगे। और टीआरई 1 और टीआरई 2 अगर दोनों हो तो वो लेते आइएगा, मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा, बोर्ड पे डाल करके डिस्कशन कर दूंगा। हाँ हाँ, सर के पास होगा, उसका मैं हाँ पीडीएफ डिस्कशन कर दूंगा।
ठीक है। लाइए जरा देखें। ठीक है। अहरार आंदोलन, मौलाना मजरूल हक, कोल विद्रोह का नेतृत्व। हाँ हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन है। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। हाँ हाँ, हो जाएगा। तो इसी चीज को आप लोग खास ये पूरा देखेंगे। ये 11-12 में भी काम देगा, 9-10 में भी काम देगा, और आपको 1 to 5 के लिए, सॉरी, है ना, 1 to 5 के लिए आपको इधर से ही 1 to 5 और 6 to 8 के लिए इस यहां, और नीचे वाला जो है ये पार्ट रहेगा। जनजातीय विद्रोह हो, पत्र पत्रिका हो, स्टेटमेंट की बात हो, नारा, उपाधि, पुस्तक, लेखक, विविध तथ्य, राष्ट्रीय आंदोलन, पुनर्जागरण, 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल और कांग्रेस की बात करेंगे, और बाकी 11-12 और 9-10 के लिए यहां, है ना, उसमें। और 9-10 में सूफी भक्ति रहेगा ही नहीं। मुगल काल रहेगा, दिल्ली सल्तनत रहेगा, मौर्य रहेगा, गुप्त रहेगा, गुप्तोत्तर रहेगा, मगध का उत्थान रहेगा, महाजनपद काल रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा, वैदिक सभ्यता नहीं रहेगा। बाकी जो है वो रहेगा। ठीक है, इसका हम डिस्कशन करा देंगे, ठीक ना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रिंस जी को कॉल कर लीजिए तो।